फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फ्रीडम। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए फ्रीडम की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, इस पर बेहतर समझ डेवलप कर पाएंगे। हार्म प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसको भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, इसको समझ पाएंगे। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस क्या हैं और लिबरलिज्म पर बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे, जैसे एग्जाम्पल, फ्रीडम क्या है, इंडिविजुअल और नेशन के लिए फ्रीडम क्या है और इनके बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है, इसकी भी आप जांच कर पाएंगे। सोशल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, मतलब प्रतिबंध जो समाज के द्वारा लगाए जाते हैं, ये क्या है और इसकी नेसेसिटी क्या है, हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए, इंजॉयफुल बनाने के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। वहीं फ्रेंड्स, हम स्टेट का भी रोल देखेंगे जो सिटीजन्स के फ्रीडम को अपहोल्ड करता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। फ्रेंड्स, फ्रीडम को अगर हमें बेहतर तरीके से समझना है तो उसको हम एक बेसिकली ग्रुप में बांट कर देखते हैं कि आखिर फ्रीडम की आवश्यकता क्यों है। फ्रेंड्स, अगर हम हिस्ट्री से देखें आज तक, तो हमने देखा है सोसाइटी में हमेशा दो ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, एक पावरफुल ग्रुप और एक वीकर सेक्शन। पावरफुल ग्रुप वो होते हैं जिनका रिसोर्स का 2/3 या इससे भी ज़्यादा कंट्रोल होता है। वहीं वीकर सेक्शन अपने लाइफ सर्वाइवल के लिए इस पावरफुल ग्रुप पर डिपेंडेंट हो जाता है। क्योंकि ये जो वीकर सेक्शन है ये डिपेंडेंट होता है पावरफुल ग्रुप पर, इसलिए ये पावरफुल ग्रुप वीकर सेक्शन को डोमिनेट भी करते हैं, इनस्लेव गुलाम भी बनाते हैं और इनके लाइफ को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, अपने अकॉर्डिंग इनके साथ व्यवहार करवाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जो वीकर सेक्शन है ऑलवेज इनके डोमिनेंस को एक्सेप्ट करते हैं, वो कई बार इसमें स्ट्रगल भी करते हैं और वो स्ट्रगल किस लिए, फ्रीडम के लिए होता है। फ्रेंड्स, वो चाहते हैं इनसे छुटकारा पाना, इनसे आज़ाद होना चाहते हैं, इसके लिए वो सेक्रीफाइसेस भी करते हैं और अपनी लाइफ को एग्जॉर्ट भी करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रगल देखें फ्रीडम के लिए तो उनकी बेसिकली दो डिमांड होती है। पहली डिमांड होती है कि वो खुद तय करना चाहते हैं अपने लाइफ को और अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। वहीं उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे वो अपने चॉइसेस और एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर पाएं। तो फ्रेंड्स, दो बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी सोसाइटी में वीकर सेक्शंस के, कि वो अपने लाइफ और डेस्टिनी को कंट्रोल करें और उनके पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपने चॉइस और एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस कर पाएं फ्रीली। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअल लेवल मतलब हमारे ही लेवल पर होता है। हमारी सोसाइटी भी इसको सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो कल्चर, फ्यूचर और इंडिपेंडेंस को अपने प्रोटेक्ट करना चाहती है। फ्रेंड्स, इन दो डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें सोसाइटी में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। यदि हम को एग्जिस्ट करना चाहते हैं, हम साथ रहना चाहते हैं, तो हमें कुछ और रूल और रेगुलेशंस बनाने होंगे ताकि हमारी सोसाइटी जिसमें सभी लोग को एग्जिस्ट कर सकें। इसके लिए जो पावरफुल ग्रुप है या जो अनकंट्रोल्ड पर्सन है उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे, वहीं जो वीकर सेक्शंस हैं उनको कुछ रिलैक्स करना होगा। फ्रेंड्स, ये कंस्ट्रेंट्स कितने होने चाहिए या ये रिलैक्सेशन कितना होना चाहिए, ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि आखिर हमारे कंस्ट्रेंट्स, हमारे प्रतिबंध कितने हों या इसकी सीमाएं क्या हों और हम इसे कितना रिलैक्स दे सकते हैं, इसकी सीमाएं क्या हों। ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, इस पर हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आइए हम कुछ आइडल्स को समझते हैं जो फ्रीडम के लिए हीरोइक स्ट्रगल किए हैं। जैसे कि हमने बताया कि सोसाइटी के अंदर से कई बार जो वीकर सेक्शंस होते हैं वो इनके डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनसे हीरोइक स्ट्रगल्स आते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल हमारे पास हैं हीरोइक स्ट्रगल के, जिससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर फ्रीडम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों रोल प्ले करता है। हम पहला जो हीरोइक स्ट्रगल है फ्रेंड्स, हम नेल्सन मंडेला की बात करते हैं। इन्होंने अपनी बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में एक्सप्लेन किया है कि उस समय साउथ अफ्रीका में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कैसे वहाँ ब्लैक पीपल के साथ एक्सप्लॉइट किया। फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका में उसी तरह गवर्नमेंट थी जैसे इंडिया को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, सेम एज इट इज़ वहाँ भी अफ्रीका में भी फॉरेन गवर्नमेंट ने उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन को कंट्रोल किया था। फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी इस बुक में बताया कि वहाँ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, भेदभाव हो रहे थे उनके कलर के बेस पे। जो अफ्रीका की एक बड़ी पॉपुलेशन थी वो ब्लैक पीपल की थी, वहीं कुछ लोग वाइट पीपल थे जो यूरोपियन कंट्री से आए हुए थे। उन्होंने रूल और रेगुलेशन बनाते समय उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें राइट टू चूज भी नहीं था, वो किससे शादी करें इसका भी अधिकार उनको नहीं था। वो उनके साथ ह्यूमिलिएशन करते थे, जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। तो फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला ने अपने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में इन सारे प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया है। जब फ्रेंड्स उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई तो उनको एक लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया गया। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि फ्रीडम के इंपॉर्टेंस क्या है। और नेल्सन मंडेला लगभग 27 ईयर्स के लिए जेल में थे और जब उन्हें छोड़ा गया तो वो लगभग 73 ईयर्स ओल्ड थे। मतलब उन्होंने इस अपने फ्रीडम की आवाज़ को उठाने के लिए बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस किए। फ्रेंड्स, उसकी कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती। इसको एग्जांपल से समझे। फ्रेंड्स, आपके काफ़ी इंटरेस्ट होते होंगे, जैसे एग्जांपल आपको गेम खेलना पसंद होगा, आप स्कूल जाते होंगे, आप अपने फ्रेंड से बात करते होंगे और बहुत सारी चीज़ें, टीवी देखते होंगे। नेल्सन मंडेला जी ने जब फ्रीडम के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनको इन सारे इंटरेस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रीडम की क्या इंपॉर्टेंस है। वहीं हमारे दूसरे एग्जांपल हैं आंग सांग सू की। ये फ्रीडम फ्रॉम फियर अपनी बुक में म्यांमार के कंडीशन को एक्सप्लेन करती हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो इन्होंने म्यांमार में मिलिट्री रूल के अगेंस्ट अपने आंदोलन चलाए। जब म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन हुए तो आंग सांग सू की पार्टी को एक मतलब कुछ ज़्यादा सीटें मिल गई, जिसकी वजह से वहाँ जो मिलिट्री रूलर्स थे वो अपनी पावर को एक्सचेंज नहीं करना चाहते थे, वो उनको गिव अवे नहीं करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने आंग सांग सू की को हाउस अरेस्ट किया। और हाउस अरेस्ट के बाद उन्होंने ये फील किया कि जो उनको इस चीज़ का डर था वही वहाँ के पब्लिक को भी डर होगा। इसलिए उन्होंने अपनी बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर में एक्सप्लेन किया कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए डर से बाहर आना पड़ेगा। उन्हें अगर डिग्निफाइड लाइफ जीना है तो उन्हें फियर से स्वतंत्र होना पड़ेगा।
अपने डर से आज़ाद होना पड़ेगा। इसके लिए जो भी वो करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें लोगों के ओपिनियन, अथॉरिटी का एटीट्यूड, सोशल ओपिनियन और कम्युनिटी का क्या रिएक्शन आएगा, इससे भी, इसके डर से भी बाहर आना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आंग सांग सूकी बेसिकली इस डर से लोगों को आज़ाद करना चाहती थी कि जब आप कोई एक्ट कर रहे हैं तो उस पर सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा डिग्निफाइड लाइफ के लिए उन्होंने ये इंपॉर्टेंट फोर्स किया कि अगर आप डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको ऐसे रिस्ट्रेंट्स, ऐसे कंस्ट्रेंट्स से, ऐसे डर से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जब हम फ्रीडम मूवमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जब उन्होंने स्वराज शब्द को बोला तो स्वराज दो शब्दों से मिलकर बना था, एक सेल्फ और एक रूल। इसके दो अर्थ निकाले गए, दो मायने थे इसके, रूल ऑफ द सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ। रूल ऑफ द सेल्फ का मतलब है खुद का शासन और रूल ओवर सेल्फ का मतलब है खुद पर शासन। तो ये फ्रेंड्स, ये दो शब्दों को इंपॉर्टेंट फीचर्स माना गया कि हमें अगर स्वराज पाना है तो हमें ये दो कंसेप्ट को आगे लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, हमें खुद पर भी शासन करना सीखना होगा और हमें खुद का शासन डेवलप करना पड़ेगा। इसी चीज़ को आगे महात्मा गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं अपनी बुक हिंद स्वराज में। उन्होंने बताया कि सच्चे अर्थ में स्वराज वो है जब हम खुद पर शासन करना सीखें। उन्होंने कहा स्वराज का मतलब सिर्फ फ्रीडम ही नहीं है, बल्कि ऐसे इंस्टीट्यूशन से भी आज़ादी है जो ह्यूमन के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। तो आपने देखा गांधी जी का मेन फोर्स था कि वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते थे कि आपको खुद पर शासन करना सीखना होगा या अपने आप पर शासन करना सीखना होगा। इंडिविजुअल लेवल पर आपको खुद रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करने होंगे। फ्रेंड्स, उनका मतलब सिर्फ आज़ादी से ही नहीं था। उन्होंने कहा हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना होगा जिसमें लोग सेल्फ रिस्पेक्ट प्राप्त कर सकें, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अपनी कैपेसिटी, और वो अपने आप को पहचान सकें, अपने आप को आत्ममूल्यांकन कर सकें। ऐसी परिस्थितियाँ बनानी पड़ेंगी। फ्रेंड्स, जब महात्मा गांधी जी से ये पूछा गया कि स्व क्या है, मतलब सेल्फ क्या है, उस सेल्फ को एक्सप्लेन करते हुए महात्मा गांधी जी ने बताया कि सेल्फ को सच्चे अर्थ में अगर हमें समझना है तो हमें वहाँ के कम्युनिटीज़ और सोसाइटी के बीच के रिलेशंस को समझना होगा, तब हम सच्चे अर्थों में स्व को समझ पाएंगे। इसके लिए उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को भी फोकस किया है। फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि जब आप किसी के साथ न्याय कर रहे हैं तो उसमें मोरल ऑब्लिगेशंस को बाय एक्ट लाना होगा। मतलब जब आप किसी के साथ न्याय कर रहे हैं तो उसमें इक्वलिटी, फेयरनेस कंपलसरी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये तीन आइडल्स ने अपने प्रॉब्लम्स को बताया कि आखिर फ्रीडम के लिए यदि कोई पावरफुल ग्रुप है और वो वीकर सेक्शंस पर डोमिनेट कर रहा है तो उन्होंने कैसे हीरोइक स्ट्रगल किया और कई लोगों ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस भी किया। तो इस एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, तो हमने क्या समझा कि फ्रीडम क्या है। इस फ्रीडम टॉपिक को हम थोड़ा डेफिनेशन से समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम फ्रीडम को एक दृष्टि से देखें तो इसका मतलब है हमारे ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स ना हो, हमारे ऊपर प्रतिबंध ही ना हो, उसे हम फ्रीडम कहेंगे। इसका मतलब हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल ना हो, हम इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाएं, हमारी जो इच्छा करें हम वो कर पाएं। ये एक पक्ष हुआ फ्रीडम का। वहीं दूसरी तरफ फ्रीडम के एक और मायने हैं जिसमें हम कहते हैं कि हम अपनी एबिलिटी को डेवलप कर पाएं, एक्सपैंड कर पाएं, जिससे हम कोई भी थिंग्स या कोई भी थॉट फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएं और अपने पोटेंशियल को डेवलप कर पाएं। एक ऐसा कंडीशन बनाना जिसमें लोग अपनी क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटी को इनहेंस कर पाएं, उसको बढ़ा पाएं। क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज का मतलब है जैसे स्पोर्ट, साइंस, आर्ट, म्यूजिक, इन सब एरियाज में वो अपने आप को डेवलप कर पाएं। फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि डेवलप दियर टैलेंट्स आर इंपॉर्टेंट। फ्रीडम का मतलब होता है कि हम ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं, ऐसा कंडीशन बनाएं जिससे लोग अपनी क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटी को इन्हांस कर पाएं। तो फ्रेंड्स, हमने फ्रीडम के दो आयाम देखे, एक वो जिसमें कोई कंस्ट्रेंट्स ना हो और एक वो जिसमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए जिसमें बेसिकली लोग अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस कर पाएं, अपने पोटेंशियल को डेवलप कर पाएं, लोग क्रिएटिविटी को इन्हांस कर पाएं, कैपेबिलिटीज को इन्हांस कर पाएं। तो फ्रेंड्स, इससे एक कंसेप्ट आता है फ्री सोसाइटी का। हम किसे फ्री सोसाइटी कहेंगे? ऐसी सोसाइटी जिसमें मिनिमम कंस्ट्रेंट्स हों। मिनिमम कंस्ट्रेंट्स का मतलब जो नेसेसरी कंस्ट्रेंट्स हों, कुछ ही प्रतिबंध लगने चाहिए ताकि लोग अपने पोटेंशियल को डेवलप कर पाएं। जैसे एग्जांपल फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो अभी करंट में चल रहा है, उन्होंने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उनको सोसाइटी में मैक्सिमम सोशल कंस्ट्रेंट्स झेलने पड़े। लोग उस जो फिल्म इंडस्ट्री अपने आप को फ्री सोसाइटी कहती है, सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड केस के बाद ऐसा प्रश्न उठाया गया कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो फ्री सोसाइटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को अपनी क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए जो कंडीशन मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, जिसे हम नेपोटिज्म भी कह सकते हैं। तो आप फ्रीडम कंसेप्ट को करंट से भी आप जोड़ पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सोशल कंस्ट्रेंट्स हमने जिक्र किया कि मिनिमम सोशल कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए। तो ये सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं क्या, आखिर ये कितने लगने चाहिए? जैसे हमने एग्जांपल सीखा था पहले कि ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि सोशल कंस्ट्रेंट्स कितने हों और इसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। तो हमने बात की थी अगर सोशल कंस्ट्रेंट्स ना हो तो हम सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। क्यों? जैसे एग्जांपल, आपको सिक्योरिटी का डर हो सकता है। जैसे एग्जांपल, आप बाहर घर से जाते हैं तो आपको ये डर हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो यदि सोशल कंस्ट्रेंट्स ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सोसाइटी लेवल पर भी और इंडिविजुअल के रूप में भी हम सोशल कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हैं। ये सोशल कंस्ट्रेंट्स कैसे होने चाहिए? ये जस्टिफाइड होने चाहिए और एक्सेप्टेबल होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था महात्मा गांधी जी ने बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे सच्चे अर्थ में स्व को समझने के लिए हमें सोसाइटी और इंडिविजुअल या कम्युनिटी के बीच के रिलेशन को समझना होगा। वैसे फ्रेंड्स, ये सोशल कंस्ट्रेंट्स को समझने के लिए कि ये जस्टिफाइड है या एक्सेप्टेबल, इसके लिए भी हमें इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच के रिलेशन को समझना पड़ेगा।
तो इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ की ऑफ एग्जामिनेशन बनाते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे डाइवर्स सोसाइटी हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसमें फ्रीडम टू चूज़ है, फ्रीडम टू डिसाइड है, फ्रीडम टू एक्ट है। अगर किसी सोसाइटी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं तो हम उसे जस्टिफाइड भी मान सकते हैं, एक्सेप्टेबल भी मान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फ्रेंड, आपने देखा होगा सती प्रथा यहाँ चलती थी। यदि सती प्रथा को उस सोसाइटी ने जस्टिफाइड भी माना था और एक्सेप्टेबल भी माना था, लेकिन जब उन्होंने और सोसाइटी के साथ कंपैरिजन किया तो उन्होंने देखा कि उनके पास फ्रीडम टू चूज नहीं था, फ्रीडम टू डिसाइड नहीं था, फ्रीडम टू एक्ट नहीं था, इसलिए उनको जस्टिफाइड नहीं माना गया या एक्सेप्टेबल नहीं माना गया, जिसको बाद में बदलना पड़ा। फ्रेंड्स, जिसमें कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसी को पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं। तो हमने फ्रीडम के दो कंसेप्ट पढ़े थे, एक जिसमें कोई कंस्ट्रेंट्स ही ना हो, कोई प्रतिबंध ही ना हो, लोग जो चाहे वो कर सके, ये एक नेगेटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम है। वहीं जिसमें सोशल कंस्ट्रेंट्स हों यानी एग्जिस्ट करते हो प्रतिबंध, वो पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम को समझने के लिए हम इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, कम्युनिटीज़ हो या नेशन हो, इन सभी को डिसाइड करने की फ्रीडम होनी चाहिए कि उनकी डेस्टिनी क्या हो। इसमें बेसिकली जैसे एग्जांपल है, गर्ल्स को डिसाइड करना चाहिए या बॉयज़ को डिसाइड करना चाहिए कि वो किससे शादी करें, बजाय इसके कि उनके फैमिली मेंबर्स डिसाइड करें गर्ल्स और बॉयज़ को किससे शादी करना चाहिए। ये एक डिबेट का सब्जेक्ट है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। फ्रेंड्स, अगर हम सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स देखें कि आखिर ये कंस्ट्रेंट्स के सोर्स क्या होने चाहिए, किसको हम जस्टिफाइड मानेंगे, कौन कंस्ट्रेंट्स लगाएगा जिसको हम सही माने, आखिर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया जाए। ये 3 टाइप के प्रतिबंध हो सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे एग्जांपल एक्सटर्नल, जैसे हमने अफ्रीका के केस में पढ़ा था, वहाँ कॉलोनियल रूल था और वो रूल्स बना रहे थे। जैसे एग्जांपल ब्रिटिश इंडिया में भी रूल बना रहे थे, तो ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाल जब इन्होंने किसी देश पर कब्जा किया तो इन्होंने भी सोशल कंस्ट्रेंट्स लगाई। इन्होंने मूवमेंट को प्रतिबंधित किया, राइट टू चूज टू मैरी, शादी किससे करना है इसको प्रतिबंधित किया, यहाँ तक कि उन्होंने ह्यूमिलेशन के भी कई ऐसे रूल्स बनाए जो आपने देख लिया यहाँ पर। फ्रेंड्स, वहीं इंटरनल लेवल पर हम देखें तो इंटरनल 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे एक डेमोक्रेटिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? डेमोक्रेटिक कंस्ट्रेंट्स में बेसिकली जो पावरफुल पीपल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो भी लोग हैं, इन पर कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है पीपल्स का। हर 5 साल पे ये अपने पावरफुल जो भी लीडर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रूल्स बनाते हैं, कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, उन पर कुछ ना कुछ पीपल्स का कंट्रोल होता है। वहीं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीज़ें नहीं पाई जाती। जैसे एग्जांपल सऊदी, जिसमें मोनार्की सिस्टम है, पाकिस्तान और सूडान जिसमें स्टेटोक्रेसी, सैनिक का शासन है, वहीं चाइना 1 पार्टी रूल है। यहाँ पर पीपल्स का ज़्यादा कंट्रोल लोगों का नहीं होता है अपने शासन पर, इसलिए इसके द्वारा लगाए गए कंस्ट्रेंट्स को हम बहुत सही नहीं मानते। फ्रेंड्स, अगर हम इंट्रा लेवल पर देखें, सोसाइटी के अंदर देखें, तो उसमें इनइक्वालिटी भी एक सोशल कंस्ट्रेंट्स का सोर्स है। जैसे एग्जांपल, इनइक्वालिटी की वजह से सोशल कंस्ट्रेंट्स लगते हैं, कई बार कास्ट सिस्टम की वजह से भी सोशल कंस्ट्रेंट्स लगते हैं। फ्रेंड्स, इस पर सुभाष चंद्र बोस ने एक किताब लिखी थी, या ऐसे कहें कि उन्होंने एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को प्रोजेक्ट किया था लाहौर में 1929 में, जिसमें उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी पे बात की थी। उन्होंने कहा था सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिमूव कर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर आप थॉट का रिवोल्यूशन चाहते हैं, अपने आइडियाज़ का रिवोल्यूशन चाहते हैं, तो आपको एक आइडल सेट करना होगा जिससे आप आने वाले समय में अपने जीवन को आनंद से भर दें। फ्रेंड्स, वो किस क्रांति की बात कर रहे थे, किस विचारों की क्रांति की बात कर रहे थे? उन्होंने बात की फ्रीडम की। फ्रेंड्स, वो आइडल था फ्रीडम। उन्होंने फ्रीडम को हर लेवल पर कहा। वो इंडिविजुअल लेवल पर फ्रीडम की बात कर रहे थे, सोसाइटी के लेवल पे फ्रीडम की बात कर रहे थे, रिच एंड पुअर के लेवल पे। उन्होंने कहा सभी को फ्रीडम मिलना चाहिए। और उन्होंने इंडिया के लिए ये बताया कि पूरी दुनिया में जो फ्रीडम है उसका इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन का मतलब समय के साथ साथ लोगों की डिमांड ज़्यादा हुई है। आज लोग ना सिर्फ पॉलिटिकल बॉन्डेज, मतलब जो राजनीतिक प्रतिबंध है उससे ही आज़ादी पाना चाहते हैं, बल्कि लोग चाहते हैं कि आज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कास्ट बैरियर्स को एबॉलिश किया जाए, रिलीजियस इंटॉलरेंस, जो 2 धर्मों के बीच में इंटॉलरेंस है उसको समाप्त किया जाए, और कम्युनलिज्म, जो संप्रदायवाद की समस्या है, उसको भी सॉल्व किया जाए। सुभाष चंद्र बोस ये मानते थे कि सोसाइटी को एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसको लिमिटेड होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रीडम के आइडल को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमने ये देखा फ्रेंड्स, सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जिसमें हमने माना कि डेमोक्रेटिक जो सोशल कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो कुछ हद तक सही होते हैं, और वहीं हमने एक्सटर्नल, इंटरनल और नॉन डेमोक्रेटिक के बारे में देखा जो जस्टिफाइड भी नहीं है, जस्टिफिएबल भी नहीं है। फ्रेंड्स, कंस्ट्रेंट्स की नीड क्या है हमें, आखिर हम सोशल कंस्ट्रेंट्स क्यों चाहते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फ्रेंड, अगर हम एक सोसाइटी की बात करें तो वहाँ लोगों के ओपिनियन, आइडियाज़, एम्बिशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट, और वहीं रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए लोगों में संघर्ष हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक सोसाइटी में सभी लोगों के काम करने के तरीके अलग होते हैं, उनके विचार अलग होते हैं, उनके ओपिनियन, आइडिया और ओपिनियन को समझे। फ्रेंड्स, बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास आते हैं लेकिन वो आपके ओपिनियन नहीं बन सकते। ओपिनियन जिस पर आपका बिलीफ होता है। तो सोसाइटी में आइडियाज़, ओपिनियन हर लोगों के अलग अलग होते हैं। वहीं फैमिली में भी लोगों के आइडियाज़ और ओपिनियन अलग होते हैं। इसके वजह से लोग क्या बनना चाहते हैं उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है, वो उनके एम्बिशंस क्या हैं वो भी कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। वहीं रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए भी सोसाइटी में कंपटीशन होता है। फ्रेंड्स, ये जितने स्ट्रगल्स हैं आइडियाज़ को लेकर, ओपिनियन को लेकर, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को, जो इसमें डिसएग्रीमेंट है, ये रिजॉल्व करने के लिए हमें कुछ मैकेनिज्म फॉलो करना होता है। जैसे एग्जांपल, लैंड को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर, कोई ऐसी फिल्म जो किसी एक सोसाइटी पर बेस्ड है उसके लिए उनकी नाराजगी हो सकती है। तो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमें एक मैकेनिज्म बनाना होगा। यही कंस्ट्रेंट्स हैं।
सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं जिसको लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सभी के, हमारा जो व्यू होना चाहिए वो हम सभी के व्यू को रेस्पेक्ट करें, ओपिनियन को रेस्पेक्ट करें, उनके जो बिलीव्स हैं उनको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, तभी हम सोसाइटी में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमें अपने थॉट को किसी पर इम्पोज नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये जो कंस्ट्रेंट्स के नीड है उसमें एक मैसेज है, वो ये बताना चाहते हैं कि अगर हमें सोसाइटी में सभी लोगों को को एग्जिस्ट करना है तो हमें अपने व्यू, अपने ओपिनियन, अपने बिलीव्स किसी दूसरे पर इम्पोज नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी के व्यूज़ को, सभी के ओपिनियन को और सभी के बिलीव्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स इसके लिए हमें कुछ लीगल और पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए जो इंश्योर कर सके कि आपका जो फ्रीडम है वो प्रोटेक्टेड है। तो हमें कंस्टेंट की आवश्यकता क्यों है? ताकि इन सारे डिफरेंसेस को हम कॉन्फ्लिक्ट में ना बदलें, बजाय इसके हमारी एक आपसी सहमति हो जिससे हम अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकें। तो फ्रेंड्स आपने समझा होगा कि हमें कंस्टेंट्स की इंपॉर्टेंस क्यों है। वहीं हम देखें फ्रेंड्स हार्म प्रिंसिपल्स क्या हैं। हार्म प्रिंसिपल्स को समझने के लिए जो हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़ा, इसकी नेसेसिटी क्या है और कौन से कंस्ट्रेंट्स जस्टिफिएबल होते हैं। हमने अथॉरिटी के बारे में पढ़ा, हमने देखा डेमोक्रेटिक होता है, मोनोक्रेसी होता है, कॉलोनियल रूल होता है। ये कौन सी अथॉरिटी जस्टिफिएबल है और क्या कोई ऐसा एरिया है जिसमें हम हर चीज़ से फ्री हो सकते हैं? इस पर जो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर डिबेट होता है उसी को हार्म प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब कंस्ट्रेंट्स क्यों नेसेसरी है, ये जस्टिफिएबल कौन से होते हैं, अथॉरिटी कौन सी जस्टिफिएबल है और क्या कोई ऐसा एरिया है जिसमें हम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट से फ्री हो सकते हैं पूरी तरह से। इस पर डिबेट जो होता है उसे हार्म प्रिंसिपल्स कहते हैं। फ्रेंड जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने अपनी बुक ऑन लिबर्टी लिखी जिसमें उन्होंने हार्म प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा हम दो तरह से इसको देखते हैं, एक सेल्फ रिगार्डिंग और एक अदर रिगार्डिंग्स। मतलब उन्होंने कंस्ट्रेंट्स को एक्सप्लेन करते हुए बोला कि सेल्फ रिगार्डिंग वो सब्जेक्ट होते हैं जिसका इम्पैक्ट सिर्फ हम पर आता है, उसे हम सेल्फ रिगार्डिंग कहते हैं। मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उससे सिर्फ हम ही को हार्म हो रहा है, उससे सोसाइटी में किसी अन्य पर्सन को कोई हानि नहीं हो रही है, ना कोई लाभ हो रहा है। उन्होंने बताया जो ऐसे कंसेप्ट हैं, जो ऐसे थिंग्स हैं जिससे किसी और को इम्पैक्ट ना हो, उसमें स्टेट को कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाना चाहिए, उस पर स्टेट को कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल, अगर आप 10th के बाद जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, उससे सोसाइटी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल कैसे रखना चाहते हैं, इसमें स्टेट को, सोसाइटी को कोई कंस्ट्रेंट्स या कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। वहीं फ्रेंड्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं अदर रिगार्डिंग से, मतलब जो आपके द्वारा करने से दूसरों को हार्म हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक माइनर हार्मफुल हो सकता है, एक सीरियस हार्मफुल हो सकता है। कैसे समझेंगे इसको? आपका बर्थडे पार्टी है, आपने डीजे बजाया, उसकी वजह से आसपास के लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ, तो स्टुअर्ट मिल इसे माइनर कंडीशन में मानते हैं। वो ये मानते हैं इसके लिए कोई सोशल कंस्ट्रेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई हार्ड डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, इसको पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सोशल डिसअप्रूवल से ही काम चल सकता है। मतलब उसके साथ हम नमस्ते करना बंद कर सकते हैं, उनके साथ हम अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, मतलब हमें सोशल डिसअप्रूवल करना होगा, हमें उसको इग्नोर करना होगा। इसके लिए फोर्स ऑफ लॉ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने इसलिए बोला कि सोसाइटी अगर फ्रीडम के कंसेप्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, अगर सभी लोग स्पिरिट ऑफ फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उनको कुछ इनकन्वीनियंस झेलना पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर उसके बर्थडे में डीजे बजने पर आपको दिक्कत होती है, फिर आप भी अपने बर्थडे में डीजे बजाएंगे तो उनको दिक्कत होगी। तो इसका मतलब कोई भी बर्थडे में डीजे नहीं बजा पाएगा। अगर कोई भी बर्थडे में डीजे नहीं बजा पाएगा तो लोग, जो बच्चे चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कुछ टॉलरेंस रखना पड़ेगा ताकि आप भी अपने बर्थडे में डीजे बजा सकें, गाना गा सकें, और वो भी अपने बर्थडे या शादियों में डीजे बजा सकें या गाना गा सकें। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि सोसाइटी को स्पिरिट ऑफ फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टॉलरेंस रखना पड़ेगा, उनके लाइफ स्टाइल को टॉलरेट करना पड़ेगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को टॉलरेट करना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को भी टॉलरेट करना पड़ेगा। वहीं दूसरे टाइप जो है फ्रेंड्स सोशल कंस्ट्रेंट्स का, वो सीरियस टाइप का है, जो आपके द्वारा कुछ ऐसा करने पे सोसाइटी में हार्मफुल हो सकता है। वो है जैसे एग्जांपल, आप हेट स्पीच करते हैं, आप सोसाइटी में कहीं गए, सोसाइटी मीन्स कहीं आपने कैंपेन किया, उस कैंपेन में आपने लैंग्वेज जो रखे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रखे, जिससे सोसाइटी में अनस्टेबिलिटी आ सकती है। इसके लिए स्टुअर्ट मिल मानते हैं कि इसके लिए वार्निंग देना इंपॉर्टेंट है और उनके कुछ राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उनके कुछ राइट्स को कर्टेल किया जाए, उनको पब्लिक मीटिंग से बैन किया जाए। इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहा जाता है फ्रेंड्स। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब अगर आपने ऐसा किया तो आपको इस रीजन की वजह से आपके कुछ राइट्स को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा सिर्फ हेट कैंपेन की वजह से एक्सेसिव फोर्स ऑफ लॉ नहीं यूज करना चाहिए। ये वो मानते हैं हार्मफुल प्रिंसिपल्स में कि अगर सीरियस टाइप के भी कोई कंडीशंस हैं जिसमें सोसाइटी में अगर फोर्सफुली लॉ यूज नहीं जरूरत करना है, उसका यूज नहीं करना है, तो आपको इससे बचना चाहिए। फ्रेंड्स स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी में दो कंसेप्ट को बताया, एक सेल्फ रिगार्डिंग, एक अदर रिगार्डिंग्स। इन दोनों कंसेप्ट में आपने देखा कि जो सेल्फ रिगार्डिंग हो उसमें कंस्ट्रेंट्स की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अगर अदर रिगार्डिंग्स मतलब आपके द्वारा कुछ करने से दूसरों को नुकसान होता है तो उसको लेकर उन्होंने बताया कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, लेकिन उन्होंने दो टाइप बताया, एक माइनर और एक सीरियस। माइनर कंस्ट्रेंट्स में उन्होंने बताया कि अगर कोई दिक्कत हो रही है, जिसमें जैसे डीजे बजाना एग्जांपल मैंने लिया, उसमें आपको फोर्स ऑफ लॉ यूज करने की जरूरत नहीं, सोशल डिसअप्रूवल से भी काम हो जाएगा ताकि सोसाइटी में सभी के फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जा सके। वहीं हमने सीरियस टाइप का बताया जिसमें हमने कहा कि एक बहुत ज़्यादा सीरियस है और एक सीवियर कंडीशन है। जो बहुत ज़्यादा सीरियस है उसके लिए आप एस्टेब्लिश लॉ के थ्रू जो भी आपने सजा निर्धारित की है वो दे दीजिए, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो सीवियर नहीं है,
जैसे हेट कैंपेन, तो उसके लिए हमें एक्सेसिव लॉ फोर्स ऑफ लॉ यूज नहीं करना चाहिए और हमें ऐसी हैबिट नहीं इम्पोज पालनी चाहिए जिसमें हमें हमेशा हर चीज़ को रोकने के लिए, हर चीज़ को स्ट्रिक्ट प्रोहिबिट करने के लिए हमें जो है रूल ऑफ लॉ का यूज़ करना पड़े। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ये जितने डिस्कशंस हुए ये सब को हम हार्म प्रिंसिपल्स कहते हैं। फ्रेंड्स, लिबरलिज्म एक थॉट है, इसके फॉलोअर्स लिबरल कहलाते हैं और लिबरल का मतलब होता है टॉलरेंट। टॉलरेंट को अगर हिंदी में समझे तो उदार होता है। ये वो लोग होते हैं जो लोगों के ओपिनियन और उनके बिलीफ रखने के जो राइट्स हैं उसको डिफेंड करते हैं। मीन्स वो मानते हैं कि हर व्यक्ति का अपना ओपिनियन होता है, उसके बिलीफ्स होते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली जो लोग लिबरल होते हैं या टॉलरेंट होते हैं वो ये मानते हैं कि सभी के अपने व्यूज़ होते हैं और सभी के व्यूज़ को रेस्पेक्टफुली देखना चाहिए, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। वो ये भी मानते हैं कि मार्केट फ्री होना चाहिए, स्टेट का रोल बहुत ही कम होना चाहिए। वो ये भी मानते हैं कि स्टेट वेलफेयर होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट जो है वीकर सेक्शंस को हेल्प करने के लिए बननी चाहिए। वहीं वो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को भी कम करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये लिबरलिज्म कंसेप्ट के अंदर जो लिबरल थॉट है उनके बारे में ये एक कंडीशन है। इनके मॉडर्न थॉट में इंडिविजुअल पर ज़्यादा फोकस किया गया है। ये जो मॉडर्न थॉट है उसमें इंडिविजुअल पर फोकस करते हैं। जैसे एग्जांपल कि शादी का डिसीजन किसका होना चाहिए, वो ये मानते हैं कि शादी का डिसीजन गर्ल्स एंड बॉयज़ का होना चाहिए। इसमें फैमिली, सोसाइटी और कम्युनिटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये उन्हें खुद तय करना चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, ये इंडिविजुअल लिबर्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ओवर इक्वलिटी। वो मानते हैं कि समानता से ज़्यादा स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये माना। अगर फ्रेंड्स हम देखें, लिबर्टी और फ्रीडम दो शब्द यहाँ पर यूज हो रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। जो फ्रीडम होता है एक बड़ा कंसेप्ट है, इसमें कंस्ट्रेंट्स नहीं होते हैं, इसमें प्रतिबंध नहीं होते। जैसे कि हमने पहले देखा था कि फ्रीडम में कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं होता है। वहीं अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें तो उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो लिबर्टी एक लॉफुल है जिसमें कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इसमें प्रतिबंध होते हैं। तो जब भी हम लिबर्टी शब्द का यूज करेंगे तो इसका मतलब अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लिबरलिज्म का जो मॉडर्न थॉट है वो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सस्पिशियस नज़र से देखता है, उनको हमेशा शक की निगाह से देखता है। उनको ये लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है सही से नहीं करते हैं। उनको लगता है ये पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। उनको ये भी लगता है कि लोगों के जो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जीने के लिए उसको ये कम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि लिबरलिज्म, अगर किसी व्यक्ति को आप लिबरल बोल रहे हैं तो आपको ये दोनों कंसेप्ट आपको समझने होंगे और इस कंसेप्ट के बाद ही आप किसी को लिबरल बोलें। किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी थॉट को आप लिबरलिज्म तब बोलेंगे या उस थॉट को फॉलोअर्स तब बोलेंगे जब ऐसे उसमें प्रॉपर्टी या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। फ्रेंड्स, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को समझने के लिए हम ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस का काम होता है रिस्ट्रेंस करना, कंस्ट्रेंट्स लगाना, ताकि आप फ्रीली एक मूवमेंट ना हो सके। वो इसके लिए वन वे और टू वे, मतलब वन वे का मतलब एक तरफ से ही गाड़ियाँ जाएंगी और दूसरी तरफ से ही गाड़ियाँ जाएंगी। एक ही रोड पर दोनों तरफ से गाड़ियाँ नहीं आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रैफिक पुलिस ने एक रूल बना रखे हैं जिसने कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा रखे हैं जिसकी वजह से आप अपने प्लेस पर टाइमली पहुँच सकते हैं। इस कंसेप्ट से हम कैसे समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब हुआ कि अगर हम सोसाइटी में अपने डेस्टिनी को अचीव करना चाहते हैं, सोसाइटी में को एग्जिस्ट करना चाहते हैं, रेगुलर और रूल बेस्ड लॉ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स फॉलो करने होंगे। और ये कंस्ट्रेंट्स जिसमें होते हैं उसे हम पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी कहते हैं। जिसमें कंस्ट्रेंट्स नहीं होते हैं उसे नेगेटिव डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी कहते हैं। फ्रेंड्स, जो नेगेटिव लिबर्टी को फॉलो करते हैं वो ये मानते हैं कि इसमें नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए। वो इसके एरिया को बढ़ाना चाहते हैं। वो ये मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऐसा हो जिसमें कोई कंस्ट्रेंट्स हो ही ना। वहीं जो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं वो ये मानते हैं कि इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए हमें हमारी सोसाइटी को ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। वो ये मानते हैं कि जो आपके अंदर ग्रीड और इग्नोरेंस है उसको कम करना चाहिए और सोसाइटी को इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर फोकस होना चाहिए। वो उसी तरह से फोकस होना चाहिए जैसे एक फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, सन जेंटिल होना चाहिए, वाटर एडिक्वेट मात्रा में होना चाहिए और उसका रेगुलर केयर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल समझिए, अगर फ्लावर को ग्रो होना है तो इतने कंपोनेंट की नेसेसिटी होती है, वैसे इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए भी इन सारे केयर की जरूरत होनी चाहिए। उनको फ्रीडम ऑफ चूज, जो हमने पहले पढ़ा था, फ्रीडम टू चूज होना चाहिए, फ्रीडम टू डिसाइड होना चाहिए, फ्रीडम टू एक्ट होना चाहिए। तो सोसाइटी को इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर ये सारे कंसेप्ट्स आते हैं। अगला कंसेप्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में स्टुअर्ट मिल ने जो अपनी बुक ऑन लिबर्टी लिखी थी उसमें उन्होंने चार रीज़न बताए क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, चाहे वो भले ही फॉल्स हो या हमें मिसलीड करते हो। उन्होंने माना कि कोई भी आइडिया कंप्लीटली फॉल्स नहीं हो सकता, उसमें हर फॉल्स आइडिया में भी ट्रुथ का एलिमेंट होता है। उन्होंने माना कि जो ट्रुथ है वो बिना फॉल्स के या खुद इवॉल्व नहीं हो सकता। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। उन्होंने कहा जब दो आइडियाज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तभी ट्रुथ इवॉल्व होता है और इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया को हमेशा से सम्मान मिला है, समय समय के साथ इसको वैल्यू मिली है। उन्होंने ये भी माना है कि अगर किसी थॉट को हम ट्रुथ मान लेते हैं तो हमारे सोचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और इस चीज़ का डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो सोसाइटी में उस चीज़ के लिए एक प्री कंसेप्शंस बन जाए। इसलिए वो मानते हैं कि आइडियाज़ होने चाहिए और सभी आइडियाज़ को रेस्पेक्टफुली देखना चाहिए। उन्होंने माना है कि कोई चीज़ कंप्लीटली फॉल्स नहीं होती और हर फॉल्स में एक ट्रुथ का एलिमेंट होता है और इसलिए हमें आइडियाज़ के कन्फ्लिक्ट को वैल्यू देना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत, ये कंसीडर कर पाना संभव नहीं है।
उन्होंने माना है कि हम इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हो सकते कि ये चीज़ 100% ट्रूथ है और ये 100% फॉल्स है। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि अगर मान लीजिए एक समय वुमेन्स का मिलिट्री में कोई रोल नहीं माना जाता था, ये माना जाता था कि ये वुमेन्स का काम घर में रहकर काम करना है, घर की जिम्मेदारियां संभालना है, बच्चों को पालना है, लेकिन वो उस समय के लिए ट्रुथ था। लेकिन आज की सोसाइटी के हिसाब से ये कंसिडरेशन रॉन्ग है। तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि अगर आप आइडियाज़ को ऑपरेसिव सोसाइटी के रूप में मैनेज करेंगे, अगर सोसाइटी ऑपरेसिव होगी तो जो पोटेंशियल है नॉलेज का इन्हेंस होने का, उसको हम खो देंगे। तो फ्रेंड्स, उन्होंने बेसिकली इस चीज़ पर फोकस किया कि किसी को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए इन्होंने 4 रीज़न बताए। तो स्टुअर्ट मिल ये मानते हैं फ्रेंड्स कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। उसके पीछे उन्होंने ये 4 रीजन दिए। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने पोटेंशियल नॉलेज जो बेनिफिट उठाना चाहिए थे, आप उसे लूज कर देंगे। फ्रेंड्स, वो मानते हैं कि जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस हैं उस पर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो जस्टिफिएबल होने चाहिए, वो प्रॉपर प्रोसीजर से आने चाहिए, उसके पीछे मोरल आर्गूमेंट होने चाहिए। तो किसी भी कंस्ट्रेंट्स को वो तभी वैल्यू देते हैं जब उसके पीछे एक मोरल आर्गूमेंट हो। फ्रेंड्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को फंडामेंटल वैल्यू माना गया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको फंडामेंटल राइट के रूप में देखा गया है। वहीं अगर हम वोल्टेयर देखें, जो कि एक महान दार्शनिक है, उन्होंने बोला कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। वो ये मानते थे कि आपके जो कहने का अधिकार है उसको हम डिफेंड करेंगे, चाहे भले ही आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत ना हूं। तो आपने देखा कि ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं जो ये मानते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस वैल्यूएबल है, उनको वैल्यू देना चाहिए ताकि हम अपने पोटेंशियल नॉलेज को इनहेंस भी कर सकें और डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स हमारे सामने आ सकें। हमने कई एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें हमने कई बुक देखी है या कई मूवीज़ होते हैं जिसको सोशल डिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। वो जब मूवीज़ आती हैं तो वो पर्टिकुलर किसी सोसाइटी के बारे में अगर लिखी गई है तो सोसाइटी के लोग उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उसको नहीं लाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए या उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन करते हैं। तो हमने देखा फ्रेंड्स, ऐसा ही एग्जांपल एक ब्रिटेन का है जिसमें वहाँ के राजा जो वहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि जो भी आप यहाँ रहकर काम किए हैं, जो देखे हैं, उसके बारे में आप कभी भी एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, आप बुक नहीं लिख सकते। तो आपने देखा कई ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद हैं जो राइट टू फ्रीडम, जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो चॉइस हम करते हैं, फ्रीडम पढ़ने के बाद हमने देखा कि फ्रीडम 2 टाइप्स के थे। एक वो जो कोई रिस्ट्रिक्शंस ही ना हो और एक जिसमें आपको फ्रीडम टू चॉइस हो, उस पर कुछ कंस्ट्रेंट्स हो। तो हमें ये समझना होगा कि जो भी हम चॉइस करते हैं, जो भी हम सेलेक्ट करते हैं, उसके जो रिजल्ट आएंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें लोगों को एजुकेट करना होगा ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो वो चॉइस कर रहे हैं उसके बारे में अवेयर हो सकें और जो वो निर्णय ले रहे हैं, निर्णय लेने की क्षमता जो है वो उनकी इन्हेंस हो सके। तो एजुकेट करने के बाद उनके निर्णय लेने की क्षमता में भी इन्हेंस होगा। इसके लिए फ्रेंड्स, सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना होगा और वहीं राज्यों को भी अपने ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा के, कुछ रिस्ट्रेंस करके जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा। तो पूरे कंसेप्ट पढ़ने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या सीखा? तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि आइडल ऑफ फ्रीडम्स के हेल्प से हमने फ्रीडम की इंपॉर्टेंस क्यों है इस पर डिस्कस किया। फ्रीडम क्या है, इसके 2 हमने आयाम देखे। एक आयाम जिसमें कोई रिस्ट्रेंस ना हो, कोई कंस्ट्रेंट्स ना हो। दूसरा हमने देखा कि हम कैसे उस कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें लोग अपनी क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हमने देखा फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए, फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स चाहिए। वो कंस्ट्रेंट्स जस्टिफिएबल होने चाहिए, वो कंस्ट्रेंट्स एक्सेप्टेबल होने चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये कंस्ट्रेंट्स कौन लगा सकता है। इसके लिए हमने सोर्स देखे, सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स में हमने देखा डेमोक्रेटिक कंस्ट्रेंट्स, जो ऐसी सरकारें जिसको हम चुनते हैं और उन पर हमारा कुछ नियंत्रण होता है, अगर वो सोशल कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं तो एक हद तक वो जस्टिफिएबल भी हो सकता है और एक्सेप्टेबल भी हो सकता है। वहीं फ्रेंड्स, मोनार्की सिस्टम में कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल भी नहीं है और जस्टिफिएबल भी नहीं होते। हमने देखा फ्रेंड्स, कंस्ट्रेंट्स की नीड क्या है, क्यों हमें कंस्ट्रेंट्स चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि सोसाइटी के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, देश के लेवल पे हमारे आइडियाज़, हमारे व्यूज़, हमारे जो काम करने के तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इन चॉइस को लेकर, इन आइडियाज़ को लेकर, इन ओपिनियन को लेकर हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए हमें कंस्ट्रेंट्स की आवश्यकता है, कुछ प्रतिबंध की आवश्यकता है, ताकि सोसाइटी में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जिसमें सभी लोग एक दूसरे के व्यूज़, ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें और अपने व्यूज़ और ओपिनियन को दूसरों पर ना थोपें। वहीं हमने फ्रेंड्स लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा। लिबरलिज्म में हमने देखा कि लिबरलिज्म एक थॉट है जो लिबरल से मिलकर बना है। जो लिबरल होते हैं उनमें हमने देखा कि वो आपके बात रखने, जैसे एग्जाम्पल हमने कहा था, आपके ओपिनियन और आपके कहने के जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मतलब वो इंडिविजुअल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो ये मानते हैं कि सोसाइटी में इंडिविजुअल पर्सनालिटी को ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, उनको डेवलप करने का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, हमने हार्म प्रिंसिपल पढ़े। हार्म प्रिंसिपल में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक आपसे रिलेटेड और एक अदर से रिलेटेड। तो सेल्फ पर्सपेक्टिव वो थे जिसमें हमने देखा कि जो आपसे संबंधित चीज़ें हैं, जो आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप पे कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं होना चाहिए। यदि आपके द्वारा किए गए किसी कार्य से दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है, हार्म हो रहा है, तो उसके लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए और ये कंस्ट्रेंट्स इतने एक्सेसिव नहीं होने चाहिए कि उससे किसी के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, किसी के फ्रीडम को प्रतिबंधित किया जाए। फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल हमने कहा था, एक सीवियर होता है, एक ज़्यादा सीरियस होता है। सीवियर में हमने देखा, जैसे डीजे बजाने का एग्जांपल लिया हमने, तो डीजे बजाने के लिए किसी को फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। इसका एग्जांपल से ये समझ में आता है हमको। फ्रेंड्स, वहीं हम निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी देखा। निगेटिव लिबर्टी में हमने देखा कि वो ऐसे लोग जो
रिस्ट्रेंस नहीं चाहते, वो कम से कम, बहुत ही कम रिस्ट्रेंस चाहते हैं। वहीं पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो इसमें कंस्टेंट्स होना चाहिए, ऐसा ये लोग मानते हैं। उसके बाद हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ा, जिसमें स्टुअर्ट मिल के थॉट थे। उन्होंने बताया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने 4 तर्क दिए। 4 तर्क में उन्होंने पहले बताया कि कोई भी थॉट्स फॉल्स नहीं होते और पूरी तरह से ट्रुथ नहीं होते, और ट्रुथ विदाउट फॉल्स के एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स थे जो आप क्लियर कर पाएंगे। आशा करता हूँ इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।